नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक शुक्ला है और मैं प्रतिदिन शाम 8:30 बजे ग्रैंड टीवी पर आपको किसी न किसी नए विषय पर आपके साथ चर्चा करता हूं। आज प्रसंग में हम बात करेंगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था और उसकी प्रभावशीलता के बारे में। तो भारत में पंचायतें प्राचीन काल से चली आई हैं। वैदिक काल में भी प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता था जो गांव का सामान्य प्रबंधन गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर करता था। उस समय भी गांव की पंचायत न केवल गांव का प्रशासन संचालित करती थी बल्कि गांव में सस्ता और सुलभ न्याय भी प्रदान करती थी। यह व्यवस्था वैदिक काल से निरंतर चली आई है। भारत में मध्यकाल में भी पंचायतें बड़ी प्रभावी थी, हालांकि उन्हें कोई विधिक मान्यता नहीं थी। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कथा पंच परमेश्वर में पंचायत की न्याय व्यवस्था का बड़ा ही मार्मिक चित्रण है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी काल में गांव में गोटिया ही प्रधान था। मराठा काल में गोटिया की प्रधानता तो बनी रही, लेकिन पंचायतों का आगमन भी हो गया। मराठा काल की पंचायतें न्याय भी करती थीं, यद्यपि उनके पास अपने फैसलों का पालन कराने के लिए कोई कानूनी शक्ति नहीं थी। फिर भी सामाजिक बंधनों के कारण पंचायतें बड़ी प्रभावी थीं। भारत में औपचारिक रूप से स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। वर्ष 1982 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसको और व्यापक तथा सुदृढ़ बनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1957 में योजना आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए बलवंतराय मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1957 में ही अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर लागू करने का सुझाव दिया। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। लेकिन ये पंचायतें इसी प्रकार से बहुत लंबे समय तक चलती रहीं, जब 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन से भारत में पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वें संविधान संशोधन की जो सबसे प्रमुख बातें हैं वो ये हैं। पहला तो ये जो संशोधन था, ये प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे, उनके कार्यकाल में प्रभावी हुआ। 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से 243 णा तक पंचायत राज से संबंधित उपबंध हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। इसी तरह से 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय निकायों में स्थानीय शासन की व्यवस्था की गई, जो अनुच्छेद 243 त से अनुच्छेद 243 य छ तक के उपबंधों में है। राज्य की विधानसभाओं ने संविधान के प्रावधानों के क्रियान्वयन करने के लिए अपने अपने राज्य में पंचायती राज अधिनियम पारित किए। पंचायतों के निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य में राज्य निर्वाचन आयोगों का गठन भी किया गया। इसके अलावा वन क्षेत्रों में पंचायतों के कार्य करने के लिए पेसा अधिनियम भी बनाया गया है, जिस पर काफी विस्तार से चर्चा की आवश्यकता है, इसलिए पेसा अधिनियम पर हम चर्चा किसी और दिन करेंगे। 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायतों को ढेर सारे काम दिए गए हैं, जिसमें शामिल हैं कृषि, भूमि विकास, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन, मछली पालन, सामाजिक वानिकी, लघु वनोपज, लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, खादी ग्रामोद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़कें, पुल पुलियां, जल मार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।
तो आप सोच सकते हैं कि लगभग सारी की सारी शक्तियां जो विकास कार्य गांव में होने हैं वो इसके द्वारा पंचायतों को दी गई हैं। 12वीं अनुसूची में नगरीय निकायों को भी कमोबेश यही सब काम दिए गए हैं। जब पंचायती राज की परिकल्पना तब यह सोच थी कि इससे ग्रामीण भारत में समाज के अंतिम व्यक्ति की भागीदारी भी शासन और प्रशासन में सुनिश्चित हो सकेगी और वास्तविक लोकतंत्र सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुंचेगा। महिलाओं को 1/3 आरक्षण भी प्रदान किया गया। इससे ऐसा लगा कि महिलाएं भी मुख्यधारा में शामिल होंगी। पंचायतें राजनीति की प्रथम पाठशाला साबित होंगी और जमीनी स्तर पर समझदार और संवेदनशील नेतृत्व विकसित होगा। यह भी सोच थी कि केंद्र और राज्य सरकारों का पंचायतों के मध्य प्रशासन को विभाजित करके उसे ज्यादा प्रभावी बनाने का काम हो सकेगा। पंचायतें अगर सशक्त बनेंगी तो ग्रामीण स्तर पर कला एवं शिल्प, हस्तकला, हथकरघा जैसे सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करेंगी, जिससे रोजगार में वृद्धि भी होगी। तो इतनी बड़ी बड़ी आशाओं को लेकर, इतनी बड़ी बड़ी सूची में कार्य देकर पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में लागू की गई। आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कि यह व्यवस्था वास्तव में कितनी प्रभावी है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2015-16 में पंचायतों की वर्तमान स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसे पंचायतों को सशक्त करने के लिए 100% अंक प्रदान किए जा सकें। अधिकतर ग्राम पंचायतों के पास उनके कार्य भवन नहीं है, कर्मचारियों का नितांत अभाव है। कुछ राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश ने तो 11वीं अनुसूची के 29 विषयों में से उस समय तक केवल 6-7 विषयों का ही हस्तांतरण पंचायतों को किया था। जिन राज्यों ने हस्तांतरण किया भी उन्होंने केवल कागजों पर किया, वो वास्तव में पंचायतों को कोई काम ही नहीं दे रहे थे। एक मजे की चीज ये है कि जो काम दिया भी गया वो कभी कभी देने के बाद वापस ले लिया गया। इसका एक उदाहरण है कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति और प्रबंधन का अधिकार पहले पंचायतों को दिया गया था, जो छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ में भी लागू रहा। लेकिन आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में ही शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार पंचायतों से वापस राज्य सरकार ने ले लिया है और अब ये नियुक्तियां राज्य सरकारें ही कर रही हैं। तो इन सब बातों से ऐसा लगता है कि राज्य सरकारों में पंचायतों को मजबूत करने की राजनीतिक दृढ़ता का नितांत अभाव है। एक तरफ तो पंचायती राज को हम बढ़ावा देने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी आ रही है कि पंचायतों के प्रतिनिधि अब कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। 5वीं अनुसूची में दर्ज ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर पेशा के आधार पर पंचायतों को काम करना चाहिए, लेकिन वो काम हो नहीं रहा है। पंचायत के जनप्रतिनिधि इन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा को बहुत ही अधिकार संपन्न बनाया गया है, लेकिन ग्राम सभा की बैठकें यदा कदाई होती हैं और उनमें उपस्थिति भी बहुत कम होती है। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि पंच और सरपंच राज्य सरकार के अधिकारियों की कठपुतली मात्र बनकर रह गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था का एक पक्ष यह भी है कि शक्तियों का अत्यधिक विकेंद्रीकरण केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर सकता है, साथ ही अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे सकता है। देश में आज वैसे भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। प्रमुख राजनीतिक दलों में भी महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय स्तर पर ही लिए जा रहे हैं। इस प्रवृत्ति का असर पंचायती राज पर भी हो रहा है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि गांव स्तर पर चुनावी राजनीति से जाति, धर्म, लिंग आधारित भेदभाव की घटनाओं में वृद्धि भी हो रही है। तब फिर पंचायती राज व्यवस्था की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं, इसको भी हमको समझना पड़ेगा और उन पर हम सुधार अगर करना चाहें तो क्या किया जा सकता है। पहली चीज तो ये कि केंद्र और राज्य सरकारों की तरह पंचायतों का भी अपना बजट होना चाहिए, जिससे वो वित्तीय मामलों में आत्मनिर्भर हो सके। दूसरी चीज ये कि पंचायतों के कार्यों का सामाजिक ऑडिट किया जाना चाहिए, जिससे उनके उत्तरदायित्व का निर्धारण हो सके। तीसरी चीज ये कि पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि राज्य के जो पदाधिकारी होते हैं वो पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को काम नहीं करने देते। कई बार महिला जनप्रतिनिधियों को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है, जिससे वो स्वयं निर्णय ले सकें। मैंने तो एक आध बार यहां तक देखा है कि जो महिला सरपंच होती हैं उनके पति अपने विजिटिंग कार्ड पर सरपंच पति तक प्रिंट करा लेते हैं, जैसे कि सरपंच पति कोई पद हो। पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही होना चाहिए और पंचायतों को अधिक कार्यकारी अधिकार प्रदान करने चाहिए।
तो जब तक हम ये सब नहीं करेंगे तब तक शायद पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावी नहीं होगी, और जो हमारे संविधान निर्माताओं ने और हमारी संसद में जनप्रतिनिधियों ने सोचा था उस विचार को पूरा करने में हमको कठिनाई आएगी। तो फिर भी हमें उम्मीद करना चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकारें पंचायतों को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए जल्दी से जल्दी कदम उठाएंगी। आज की बात इतनी ही। मुझे उम्मीद है कि आपको पंचायती राज व्यवस्था में क्या कठिनाइयां आ रही हैं और किस तरह से उन्हें और प्रभावी बनाया जा सकता है, इसके बारे में कुछ नए विचार शायद मिले होंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल फिर उपस्थित होंगे प्रसंग में एक नए विषय पर बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।